Jai Hind. Today we'll continue the same topic of biotechnology, tools of genetic engineering. So yesterday we have studied about the first tool as desired gene or foreign DNA. Next we were discussing about enzymes. So I repeat some points of this important tool, enzymes. Restriction enzymes, the first type of enzymes used in genetic engineering. Restriction enzymes called as molecular scissors, as enzymes cut at a specific site. Then second important enzyme is DNA ligase, which is the molecular adhesive or gum-like enzyme. Then third is methylase or methyltransferase, then DNA polymerase for cloning, then alkaline phosphatase to prevent the entry of other parts of DNA into the specific site, then reverse transcriptase. The most important enzyme is restriction enzyme. Okay, now restriction enzymes, also known as restriction endonucleases, these are molecular scissors that can cut DNA at specific locations. And this is important, these specific locations. These are part of larger class of enzymes called nucleases. है ना, तो ये nucleases का ही एक part है, endonucleases. So nucleases means which helps in cutting the enzymes or cleave at a specific site. Nucleases are of 2 kinds. First is exonucleases, enzymes that remove nucleotides from the ends of the DNA. यानी ये ends पे 3 और 5 sites पे एक्ट करता है या फ्री एंड्स पे एक्ट करता है और वहाँ जो भी चेंजेस होंगे यानी कट एंड्स एंड रियूनियन ऑफ अदर पार्ट ओनली एट द एंड्स. सेकेंड इज endonucleases. These are the enzymes that may cut at a specific position of DNA. है ना, ये specific position पे कट करता है और as the name is indicating, not at the ends. इनमें एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं HIND2, HIND2 इसको कह देते हैं शॉर्ट में. द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड. दिस वाज द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस. Identifies a specific 6 base pair sequence and always cut the DNA at a particular point. This specific sequence was termed as recognition sequence. यानी जिसको ये recognize कर सकता है और उस specific site पे कट करता है ना, recognition. जैसे कौन से base pairs होंगे जहाँ पे ये कट करेगा, तो that specific site is called as recognition sequence site. और आगे मैं आपको बताऊंगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां से आइसोलेट किए जाते हैं उसी के बेस पे नाम दिया जाता है. जैसे ये HIND2 लिखा गया है तो ये ऑर्गेनिज्म जिससे आइसोलेट किया गया है, तो ये आइसोलेट किया गया है HC हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एन है ना, HIN H हीमोफिलस IN इन्फ्लुएंजी D स्ट्रेन है इसका, 2 टाइप है, तो उसके बेस पे नाम दिया जाता है. तो क्यों आप पूछ सकते हैं HIND2 क्या है, आता है अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो HIND2 में लिखा जा सकता है. ये मैंने इसको आपके लिए क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं लेना है तो मैंने एक ब्रीफ टेबल इसमें इंसर्ट की है. दैट इज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं, यानी किस बेस पेयर्स यानी वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए जिसको ये कट कर सकता है स्पेसिफिक साइट पे, उनकी क्लीवेज साइट क्या हो सकती हैं और लोकेशन ऑफ मिथाइलेज स्पेसिफिकली इनके लिए क्या है. तो टाइप 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जानना जरूरी है. तो टाइप 1 एंजाइम मतलब टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये फर्स्ट कैटेगरी है. दूसरा टाइप 2 और तीसरा टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ये इनके नेम दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको बता रही थी. अब आप जाएंगे तो डिटेल इनकी आपको मिल जाएगी. जैसे इको है तो ई कोलाई,
यहाँ से लिया गया है के स्ट्रेन 1 टाइप, तो इस तरह से इनको नाम दिया गया है। तो इस तरह इन सब एंजाइम्स की नेम है। इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है, जैसे अगर इको K1 का एग्जांपल लेके चलते हैं तो AA CNNN मतलब रहेगा बेस GTGC। तो इस तरह से ये इसका सीक्वेंस होता है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो केवल एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्लीवेज साइट जो है इनकी टाइप 1 की रैंडम होती है, अराउंड 1000 बेस पेयर्स कट कर सकता है अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, है ना। और इसी तरह से इनके एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज लोकेशन और सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। टाइप 2 में एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम इको R1 का एग्जाम्पल लें तो GATTC इसकी रिकॉग्निशन साइट है, क्योंकि ये वेरी कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक विद इन द रिकॉग्निशन साइट। ये तो अब जहां रिकॉग्निशन साइट है उसे 1000 बेस पेयर तक कट कर सकता है। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो स्पेसिफिक साइट उतना ही पोर्शन कट करिए, तो इतना ले सकता है, यानी ये लार्जर मॉलिक्यूल कट करता है, लेकिन ये रिकॉग्निशन साइट पे ही कट करता है, क्योंकि हमें जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराना है वो, या हमें जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फॉरेन डीएनए लेना है वो बराबर साइज के होने चाहिए, है ना, इक्वल बेस पेयर्स, या वो सीक्वेंस दें हमें उनके, ताकि वो एंड्स हमको स्पेसिफिक मिल सके जिन पे यूनियन हो सके विद द लाइगेज एक्टिविटी। और लोकेशन ऑफ मिथाइलेज है एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज आर सेपरेट एंटिटीज, यानी मिथाइलेज एंडोन्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये दोनों एंजाइम्स अलग अलग हैं। तो इसलिए ये एंजाइम टाइप 2 इज द बेस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टाइप 3 एंजाइम, ये भी इको P1 है, इकोलाई से आइसोलेटेड है, AGACC, और बीच में बहुत सारे बेसेस हो सकते हैं, GGTCT। ये भी रैंडमली कट करता है, रैंडम 24 to 26 बेस पेयर्स अवे, हालांकि बहुत कम है सीक्वेंस, लेकिन ये सीक्वेंस पूरा रिकॉग्निशन साइट को कट नहीं करता, BP अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, तो ये भी बहुत एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाता। एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइल लोकेटेड ऑन द सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल, अगर ये दोनों एंजाइम एक साथ होंगे तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं और डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, इसलिए चूंकि यहाँ एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज अलग अलग एंटिटीज हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, इंटरप्शन नहीं कॉज करते। तो टाइप 2 एंजाइम इज एफिशिएंटली यूज। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको ये समझाया ताकि आप बेसिक समझ सकें। Then today there are more than 900 restriction enzymes isolated from about 230 bacterial strains. Each of these enzymes recognizes different recognition sequences. There is a naming convention to name each restriction enzyme. हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक नेम उसके ऑर्गेनिज्म के बेस पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया था, हम एक एग्जाम्पल यहाँ डिटेल में लेते हैं, जैसे इको R1 बहुत पॉपुलर एंजाइम है। इको indicates that enzyme was isolated from Escherichia coli. So the organism name first genus is represented over here, है ना, ये जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है E, कोलाई का CO रिप्रेजेंट करता है CO को। तो अब इको नेम कहाँ से आया? फ्रॉम एस्चेरिशिया कोलाई, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो इस ऑर्गेनिज्म, इस माइक्रोब से लिया गया, तो उसकी बेस पे इसको नेमिंग किया गया। देन आर लिया है, आर रेफर्स टू द स्ट्रेन, है ना, ये स्ट्रेन है, अल्फाबेटिकली इनको साइन दिए गए, है ना, तो उनके नाम पर इसको स्ट्रेन आर दिया गया। और 1 इज, ये रोमन लेटर 1 है जो थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, इट्स अ रोमन नंबर और न्यूमरल दैट इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये सबसे पहले किया गया आर स्ट्रेन का पहला टाइप था, तो इसको हम लोग टाइप भी कहते हैं, दिस रेस्ट्रेन फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 रोमन से लिखा जाता है, जिस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया जाता है। तो ये फर्स्ट आइसोलेटेड आर स्ट्रेन फ्रॉम ई कोलाई है। तो हाउ इट हैज बीन नेम्ड, तो जितने भी माइक्रोब्स थे, अभी मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से इनको आइसोलेट किया जा चुका है, और 900, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अवेलेबल टुडे, they have been isolated in the lab. Now mode of action of restriction enzyme, अब बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। एंडोन्यूक्लियसेस perform their function in the following manner. First,
इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए फॉर द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, क्योंकि अब ये काम करेगा तो इस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को ये आइडेंटिफाई करेगा, तब वहां जाकर के ये एक्ट करेगा। ओके, देन नंबर 2, इट बाइंड्स द डीएनए एट द रिकॉग्निशन साइट। अब इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई, अब वो रिकॉग्निशन साइट पे बाइंड करेगा। देन कट द 2 स्ट्रैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, 2, 3 के लिए। 2 जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है ना। इट कट 2 strands of DNA at specific points in their sugar phosphate backbone. Recognizing specific nucleotide sequences, right? Restriction enzyme recognize specific palindromic nucleotide sequence, है ना। तो मैं आपको बता रही थी, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए, व्हाट इज पैलिंड्रोम? नाउ कम टू this term. A palindrome is a group of letters that produce the same word when reading forward or backward, है ना। अगर हम इसको राइट और लेफ्ट दोनों से पढ़ें या फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ें तो वो एक जैसा देता है। जैसे आप लोग पहले पूछते थे 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, या 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, कहते कनक, इधर से भी पढ़ें इधर से भी पढ़ें, तो ये पैलिंड्रोम कहलाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है रडार, RADAR। रडार को अगर हम रीड करें तो RADAR इधर से भी पढ़ेंगे तो RADAR इधर से भी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम लेते हैं बेस पेयर्स का डीएनए के, तो वो बेस पेयर्स राइट और लेफ्ट कहीं से भी स्टडी करें वो सिमिलर सीक्वेंसेस दे, तब हम इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। In terms of DNA, palindrome is a sequence of base that reads the same on both DNA strands when reading in the same orientation. अब ये एक नहीं है वर्ड, हमें दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं 5, 3, 3, 5 दोनों पे सेम रीडिंग होनी चाहिए। अगर लेफ्ट में जी है तो राइट में भी जी होगा, तो तब ये पैलिंड्रोमिक कहलाएगा। ये तो सिंगल वर्ड से हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पर ये डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5, 3 and 3, 5। जब हम 5 एंड से पढ़ना शुरू करें तो जो सीक्वेंस हो वो इस 5 एंड से भी आए, तब हम इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। सपोज अगर 5, 3 एंड पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC है, तो जब हम 5 से इसको फिर पढ़ेंगे तो GATTC आएगा। यानी देखिए GATTC, यहां से पढ़ रहे हैं तो GAATTC, सेम सीक्वेंस आ रहा है राइट लेफ्ट से। तो पैलिंड्रोमिक कब होगा? जब हम सेम एंड से पढ़ना शुरू करें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के, तो सीक्वेंस सेम होता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 की स्पेसिफिक क्वालिटी है कि वो 5 एंड से वही रीडिंग देगा, वही कट एंड करेगा, और 3 एंड पे जहां तक सीक्वेंस सेम दूसरे स्ट्रैंड पे भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे होगा। ऑन रीडिंग बोथ द स्ट्रैंड्स शोन अबव इन द 5, 3 डायरेक्शन दे गिव द सेम सीक्वेंस। दिस इज ट्रू इवन व्हेन दे आर बोथ रेड इन द 3, 5 स्ट्रैंड। तो 5, 3 और 3, 5 में सेम सीक्वेंस हमको मिला, तो ये दोनों एंड पे पैलिंड्रोम कहलाता है। तो ये ऐसे एंड्स कट करता है कि जहां पर जो फॉरेन डीएनए है उसमें भी सेम स्ट्रैंड कट करेगा ये न्यूक्लियस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और हमारे प्लाज्मिड पे भी जो वेक्टर का काम कर रहा है सेम सीक्वेंस क्रिएट करेगा, ताकि वो सीक्वेंस लाइगेज की एक्टिविटी से उसी प्लेस पे अटैच हो। राइट, नेक्स्ट, restriction enzymes cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. तो जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसके बीच में कहीं पे कट करेगा। एक बेस पेयर हो सकता है, 2 बेस पेयर हो सकते हैं, बस उतने ही एरिया में कट करेगा और दोनों स्ट्रैंड पे बराबर कट करेगा, है ना। बट बिटवीन द सेम 2 बेसेस ऑन बोथ द साइड्स, यानी वो सेम बेस सिलेक्ट करेगा कट करने के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि सेम बेस को सिलेक्ट करना है ऐसे। दिस गिव राइज टू सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑन ईच स्ट्रैंड, दोनों पे बराबर क्रिएट करेगा। और
These ends are or stretches are called as sticky ends. Stick होना है ना यहाँ पर दूसरे डीएनए को या दूसरे फॉरेन डीएनए को, तो जब वेक्टर में भी सेम प्लेस क्रिएट हुई और हमारे डीएनए में भी है तो वो स्टिकी एंड्स तैयार हो गए और सेम होने चाहिए. दे आर कॉल्ड स्टिकी बिकॉज दे कैन बाइंड टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स. और ये कट भी होंगे तो ये दूसरे काउंटर पार्ट से बाइंड भी कर सकते हैं नेचुरली लाइगेज की एक्टिविटी से. तभी हमको वो दूसरा एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करना है ताकि ये एंट्री तुरंत ना होने दे किसी भी पार्ट की या किसी भी बेस पेयर की या किसी भी कोई आपस में ही ना जुड़ जाए सर्कुलर डीएनए, वो रोक देगा और उसके बाद जब फॉरेन डीएनए यहाँ पहुंचेगा तब लाइगेज की एक्टिविटी होगी. Using restriction enzyme, we can generate recombinant DNA that contains DNA from different sources. Cutting these DNA sources with the same restriction enzyme gives fragment with the same kind of sticky ends. ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया हिंदी में, that can then be joined using the DNA ligase. तब DNA ligase की एक्टिविटी होगी. I think आप इस फिगर से जो मैंने अभी समझाया इजीली समझ सकते हैं. This is 5'3" strand and this is 3'5" complementary strand. Now EcoR1 is cutting इन द रिकॉग्निशन साइट. GAA-TTC इसकी रिकॉग्निशन साइट है, दोनों पे है GAA-TTC. अब ये कहाँ कट करेगा, देखिए यहाँ कट कर रहा है जहां एरो बना हुआ है. इट इज कटिंग एट दिस पॉइंट ऑन 5'3" strand and on the 3'5" strand towards the 5 end. दोनों 5 end से G पे कट कर रहा है. तो रेस्ट्रिक्शन टाइप 2 एंजाइम दोनों जगह निक क्रिएट करता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड पे निक क्रिएट करता है, तब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है. और ये देखिए ये स्पेसिफिकली मैं फिर मार्क कर रही हूँ इसको, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस रीडिंग है. तो ये क्या हुआ, दोनों साइड से जी को छोड़ करके AATTC टुवर्ड्स द 3 AATTC टुवर्ड्स द 3 क्रिएट किया गया. तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है ना. तो ये EcoR दोनों स्ट्रैंड पे बराबर क्लीव करता है, कट करता है. क्लीवेज मीन्स कटिंग. अब इनको सेपरेट कर दिया गया है, देखिए है ना. अब इनका जो ज्वाइनिंग है TTAA ये दोनों एंड्स कहलाते हैं स्टिकी एंड्स. और ये कटा हुआ जो क्लीव्ड पार्ट है, लाइगेज की एक्टिविटी होगी तो ये वापस जुड़ जाएगा, है ना. क्यों, क्योंकि AA को TT मिल जाएगा और TT को AA मिल जाएगा. यहाँ के 2 AATT से और ये 2 TT इस AA से जुड़ जाएंगे. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम दूसरा एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम. वो क्या करता है, वो 5 एंड पे जो क्लीव हुआ है, ये जो 5 एंड पे क्लीव हुआ है इसको डाइजेस्ट कर लेता है. तब जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ओपन साइट नहीं मिलेंगी तो ये आपस में सर्कुलर डीएनए नहीं यूनाइट होगा जब तक कि फॉरेन डीएनए इस प्लेस पर नहीं आ जाएगा. To prevent the entry of other part or sticky ends to join together again. Okay. तो restriction endonucleases are very important. मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप तक है एंजाइम, बट टाइप 2 is more important for us because मैं केवल यही पढ़ के आपको सुना रही हूँ. Cuts both strands of DNA within a particular sequence, recognizing by the restriction enzyme. It is used widely for molecular biology processes and genetic engineering or DNA sequences. This is symmetrical type of sequence it creates, right? अभी इसी का पार्ट है ये. Reads the same in the 5'3" direction on both strands, creating palindromic sequence. Some enzymes generate blunt ends. ऐसा नहीं है कि ये पैलिंड्रोमिक बनाए, जो अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा था कि कोई जरूरी नहीं इस शेप में बने, हो सकता है दोनों तरफ बराबर कट हो जाए, है ना. तो वो ब्लंट एंड्स कहलाते हैं. तो कभी कभी ये ब्लंट एंड्स भी यानी मिडिल में कट कर देता है, ऊपर नीचे बराबर बेस पेयर्स पे कट हो जाता है. तो अदर्स जनरेटिंग स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड कट्स, H bonding possible with complementary tails. DNA ligase covalently links the two fragments together by forming phosphodiester bonds of the phosphate sugar backbones. तो कभी कभी बराबर सीक्वेंसेस भी दे देता है. आते हैं थर्ड टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर्स और व्हीकल्स और कैरियर्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस. तो ये कैरियर्स क्या हैं,
है ना। अभी तो हम लोग कटेंट्स की बात कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए की बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर है ये प्लाज्मिड्स, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मैं ब्रीफ आपके हिसाब से जो बहुत पॉपुलर है उसको लेते हुए आपको समझा रही हूँ। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है वो ले रहे हैं, जस्ट द वे ऑफ मॉस्किटो एक्ट एज ए वेक्टर। मॉस्किटो किसके लिए वेक्टर का काम करता है? मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के लिए, मच्छर के काटने से मलेरिया होना, है ना, यू नो दैट। तो मच्छर मलेरिया नहीं करता, मच्छर एक वेहिकल का, वेक्टर का काम करता है, कैरियर का काम करता है, और मलेरिया के पैरासाइट को अपने अंदर रिप्रोड्यूस होने देता है, प्लाज्मोडियम को, और वो ब्लड में हमारे इंसर्ट कर देता है बाइट के साथ, है ना, सलाइवा के साथ ह्यूमन बॉडी में। तो वो वेक्टर हुआ। तो वी नीड वेक्टर टू ट्रांसफर द कट डीएनए। अब कट डीएनए खुद सेल्फ तो किसी ऑर्गेनिज्म में जा नहीं सकता, तो ये जो वेक्टर है वो क्या करते हैं, वो हमारी रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाली जीन को या डीएनए के पार्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराने के लिए वेक्टर्स का यूज करते हैं हम। और दीज वेक्टर्स आर नेचुरल वेक्टर्स। वेक्टर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमें एक व्हीकल चाहिए घर से कॉलेज तक आने के लिए। सो दिस क्लोनिंग वेक्टर हेल्प्स इन doing or carrying the cut DNA from one organism to other organism. Now, most important vector is plasmid. It makes good vector because they can replicate in the bacterial cell. ये plasmid bacterial cell में replicate कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। यानी जो बैक्टीरिया का अपना मुख्य डीएनए है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो अपना अलग काम करते रहते हैं। और प्लाज्मिड को जिसको इंसर्ट करते हैं, चूंकि प्लाज्मिड नेचुरली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज होती हैं बैक्टीरिया की, तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, तो वो अपना काम अलग करते रहते हैं। और बैक्टीरियल जीनोम या क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए वो अपना काम करता रहता है। तो उस डिस्पाइट दैट वो अपना करे, ये अपना करे, इंडिपेंडेंटली ये अपना वर्क कर सकते हैं। द वेक्टर in use currently are engineered such that they help in easy linking of foreign DNA. इंजीनियर्ड है ये वेक्टर्स भी, हम इंजीनियर्ड कर सकते हैं, यानी हम हाइब्रिड बना सकते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म से लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड अलाउ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ओवर नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये हमें सपोर्ट भी करते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर सके, क्योंकि हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। A vector needs the following features to enable cloning. अब अगर ये क्वेश्चन आता है वेक्टर्स के ऊपर आपका, तो आप ये शॉर्ट आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे कि वेक्टर में कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए जो कि एक अच्छा वेक्टर बना सके या जीन क्लोनिंग में सपोर्ट कर सके। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, राइट। तो पहला है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सके। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस, लिंकिंग अ पीस ऑफ डीएनए टू द सीक्वेंस causes it to replicate in the host cell. This sequence also controls the copy number of linked DNA. Therefore, target DNA needs to be cloned into a vector whose ORI, है ना, ये ORI यहाँ indicate किया है, origin of replication. ORI supports high copy number in order to cover large amounts of DNA. तो ये कॉपी बनाने में हेल्प करता है विद इन द होस्ट। तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, ORI जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड कैरेक्टर, सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब वेक्टर्स में सिलेक्टेबल मार्कर साइट्स भी होनी चाहिए। द वेक्टर ऑल्सो नीड टू हैव अ सिलेक्टेबल मार्कर which allows the selection of recombinants over non-recombinants.
तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये मार्कर्स क्या हैं, है ना? तो ये रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, है ना? ये मार्कर्स क्या है? सिलेक्टिव मार्कर्स, ये बहुत सारे माइक्रोब्स में जो जीनोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज लाइक प्लाज्मिड, उनमें बहुत सारी रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, यानी वो साइट्स होती हैं जो उन रेजिस्टेंट जीन्स को कैरी करती हैं, या वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कर सकती हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स क्या कहलाते हैं? इनके लिए मार्कर्स कहलाते हैं। तो जब हम टिश्यू कल्चर या कल्चरल टेक्निक में बैक्टीरिया माइक्रोब्स कल्चर करते हैं और उनमें कोई एंटीबायोटिक डाल दें, तो जिनमें ये मार्कर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, और अगर ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है ना, तो जब हम अपने कल्चर मीडिया में एम्पिसिलिन डालेंगे एंटीबायोटिक, तो हमारा जो माइक्रोब जिसमें ये मार्कर जीन है वो आराम से ग्रो करेगा, कल्चर हो जाएगा, और बाकी माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे, यानी वो ग्रो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट इसकी मार्कर जीन साइट है ना। तो इस तरह बहुत सारे माइक्रोब्स में, जैसे ई कोलाई का एग्जांपल लिया है, तो इनमें रेजिस्टेंट जीन साइट्स होती हैं, जिनको हम रेजिस्टेंट साइट्स कहते हैं। वो एज ए मार्कर वर्क करती हैं सिलेक्शन के लिए, कि हमने जो अपनी रिक्वायर्ड जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन जिस प्लाज्मिड में ऐड की है, वो उस होस्ट में, बैक्टीरिया में जाकर के क्लोनिंग कर रही है, और जब हमने इसको मीडिया में, लैब में ग्रो कराया है, तो हमारी मार्कर जीन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। तो उसके सिलेक्शन के लिए ये सिलेक्टेबल मार्कर जरूर होने चाहिए। तो और इकोलाई में जैसे केनामाइसिन भी एंटीबायोटिक है, क्लोरोफेनिकॉल भी है, रिफेम्पिसिन भी होती है, तो उसके लिए रेजिस्टेंट होती हैं, तो ये मार्कर जीन की तरह से काम करती हैं। सिंस द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी दीज रेजिस्टेंट जीन्स, तो नॉर्मल इकोलाई में नहीं होती, लेकिन जिनमें प्लाज्मिड ऐड किया गया है उनमें होती हैं। तो ये हमें इजीली सिलेक्शन के लिए उन मार्कर्स की हेल्प करती है। ओके, देन we take the third important feature, that is the cloning site, है ना। In order to attach the foreign DNA to a vector, अब हमें अपना foreign DNA इस प्लाज्मिड में यानी वेक्टर में ऐड कराना है, तो the vector should have a recognition site. वेक्टर के पास हमारे फॉरेन डीएनए को पहचानने की साइट होनी चाहिए ना। तो वो कैसे आती है? स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद। तो दिस स्पेसिफिक साइट इज created by specific restriction endonuclease. Multiple recognition sites will result in multiple DNA fragments. है ना, अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होंगी तो मल्टीपल डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे। कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, मुश्किल हो जाएगी, तो हमें इसके लिए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना चाहिए, जिसको जो पहचानता है इस रिकॉग्निशन साइट को बनाने के लिए, जहां पर ये फॉरेन डीएनए अटैच हो सके। द फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड इनटू द रेस्ट्रिक्शन साइट इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, है ना। तो जब ये किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में इंसर्ट हो जाएगा जो हमारा फॉरेन डीएनए है, तो हम इसको इजीली अटैच भी करा सकते हैं और क्लोन भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर हैज जीन्स फॉर एम्पिसिलिन, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड टेट्रासाइक्लिन, ये दो रेजिस्टेंट जीन्स हैं। अब हमें लाइगेशन कराना है, मतलब जोड़ना है फॉरेन डीएनए। ऑन लाइगेटिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द रिकॉग्निशन साइट विद इन द टेट्रासाइक्लिन, अब हमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ऐड कराना है। द प्लाज्मिड लूजेस इट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जब हमने क्या किया, ये वाले साइट पे टेट्रासाइक्लिन में अपनी यहाँ जीन ऐड करा दी, अपनी रिक्वायर्ड जीन और फॉरेन जीन, अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह जाएगा वो माइक्रोब। अब द प्लाज्मिड loses its tetracycline resistance power, but it can still be selected for non-recombinants. हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक और जीन है जो मार्कर का काम करेगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो मीडियम में एम्पिसिलिन डालने पर वो हमारा वाला डीएनए कंटेनिंग
माइक्रोब और प्लाज्मिड इजीली ग्रो करेगा, जिसको कि हम पहचान लेंगे। तो कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। नाउ बाय ट्रांसफरिंग वन दैट ग्रो इन द एम्पिसिलिन मीडियम टू अ मीडियम विद टेट्रासाइक्लिन, वी कैन डाइसेक्ट आउट रिकॉम्बिनेशन और वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और जब हम अपने मीडियम में एम्पिसिलिन डालेंगे तो हमारा वो माइक्रोब ग्रो करेगा जिसमें हमने रिक्वायर्ड करेक्टर की फॉरेन जीन डाली हुई है। So the recombinants will grow on ampicillin and we can select. Okay, so this is about important character. Though alternative markers are also available that can differentiate recombinants from non-recombinant type. This involves insertion of foreign DNA in the DNA sequence on the enzyme like beta galactosidase, ये भी हम यूज कर सकते हैं, which inactivates the enzyme, है ना। तो this is insertion inactivation process, है ना। हम कर सकते हैं कि हम ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऐड करा दें तो वो इनएक्टिवेट कर देगा, और हम इसको कैसे पहचानेंगे? ऑन रिएक्शन विद दिस सबस्ट्रेट द रिकॉम्बिनेंट डू नॉट प्रोड्यूस कलर, whereas नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस कलर। जो प्रोड्यूस करेंगे कलर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, और हमें कौन से चाहिए? जो प्रोड्यूस ना करें कलर, हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दूसरी तरह के मार्कर्स हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वेक्टर्स में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? वेक्टर्स टू क्लोन जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जब हम उनको माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या वायरसेस में ट्रांसफर करें तो ये इजीली क्लोन हो जाए। फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफैसियंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोब है जो कि प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है। एग्रोबैक्टीरियम एग्रीकल्चरल बैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफैसियंस। तो ये क्या करता है? गॉल्स कॉज करता है या कैंसर कॉज करता है, बड़े बड़े ट्यूमर्स बना देता है। अगर पेड़ों की डाली कटी हुई देखें और ट्यूमर बना हुआ हो कहीं, जो प्लांट्स हो या ट्रीज हो, तो इसका मतलब क्या है कि दैट मे बी पॉसिबल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफैसियंस की वजह से बना हो, है ना। इट इज ए पैथोजन ऑफ डाइकोट प्लांट, इट हैज टीडीएनए, है ना। ट्यूबिफैसियंस टीडीएनए इसमें होता है, ट्यूमर कॉजिंग डीएनए दैट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर्स। अब हम इसका यूज करते हैं एज ए वेक्टर। These tumors then produce chemicals that the pathogen require. With better understanding, we know how converted these pathogens into useful vectors. अब इनको हमने जो tDNA है इसको useful vector में convert किया to deliver genes to insert into plants and animals. इसका यूज करके हम कर सकते हैं। इसको हम लोग नाउ इसको क्या कहते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब इसका नाम दे दिया TI प्लाज्मिड, मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड व्हिच हैज बीन सेपरेटेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफैसियंस। ठीक है, तो ये अनदर है कि वेक्टर में क्लोन करने के लिए, जीन्स को क्लोन करने के लिए और प्लांट्स और एनिमल्स में पहुंचाने के लिए होनी चाहिए कैपेबिलिटी। ये एक मैंने डायग्राम लिया है कि कैसे कल्चर करते हैं हम, कैसे कलर्ड और नॉन कलर्ड को सेपरेट किया अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, या सपोज ये जो ग्रीन कलर के दिखाए हैं दीज आर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, यानी जो ये वेक्टर हमने यूज किया है प्लाज्मिड, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इन जीन्स को फिर हायर प्लांट्स में इंसर्ट कराएंगे, वो भी प्रोसेस है पूरी। तो ये एक कल्चर मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग करते हैं। अब इसके आगे का आई विल टेक टुमारो। तो अभी मैंने यहां तक आपको टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी सब होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आए तो वी मे अटेम्प्ट। सो वी विल कैरी ऑन दिस टॉपिक टुमारो। If you have any query, you may write in the chat box. तो कल इवनिंग में ही 3-3:15 बजे आई विल टेक योर क्लास, और दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग जूम मीटिंग, और जो मैं बोल रही हूँ वो यूट्यूब पे इस बात को सुनेंगे और वहां पर अटेंडेंस देंगे, और जो यहाँ जुड़े हुए हैं मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है। ओके निवेदिता, ओके अंशु। सो जय हिंद टू ऑल, सी यू टुमारो।